नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं कहां, किस धर्म में, किस कुल में जन्म लूं। हिंदू होकर के जन्मना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन मरना उनके हाथ में था। उन्होंने कहा, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वही हालत अब नौकरशाही में हो चुकी है। मेहनत से आप अपनी मेहनत से नौकरी पा सकते हैं, आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, ये तय नहीं है। आपकी नौकरी योगी और मोदी के मेहरबानी पर है। जब तक वो चाहेंगे तब तक आप नौकरी करेंगे। और कुल मिला के अगर मैं सीधा सीधा कहूं, कठोर शब्दों में, तो अब आईएएस आईपीएस यानी नौकरशाह संविधान की शपथ लेंगे तो नौकरी सुरक्षित नहीं है। वो संघ का संविधान जो है इंटरनल यानी मनुस्मृति, उसकी शपथ ले लें। भाजपा के जो पार्टी का दलीय संविधान होता है उसकी शपथ ले लें। मोदी और योगी के प्रति निष्ठा की शपथ ले लें तो शायद सुरक्षित हो। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इस महत्वपूर्ण खबर को मैं चर्चा में लाऊं उससे पहले, आज इनसे बेहतर मेहमान नहीं हो सकते जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब। जोड़िए कंट्रोल। इसलिए मैं कहा कि इनसे बेहतर मेहमान नहीं हो सकते क्योंकि आज एक साथी मिल गया है, अमिताभ ठाकुर साहब। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस की श्रेणी में जब भी हम नाम सोचते थे तो एक ही नाम आता था जुबान पे, अमिताभ ठाकुर सर हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस। एक नाम और जुड़ गया है, ये नाम है जसवीर सिंह साहब का, 1992 बैच के आईपीएस। इनका कसूर आप जानेंगे तो आप कहेंगे हाँ, इनको तो जबरिया रिटायर्ड होना ही था। एनएसए जब लगा था योगी आदित्यनाथ पर, तो उसमें बताया जाता है कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जसवीर सिंह की। जसवीर सिंह जो ठोको पॉलिसी है योगी आदित्यनाथ की, जो निशांची बने हैं, पैरों पर टांगों में गोली छेदने वाली निशांची, उन निशांचियों की फौज पर और इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे। अब खामियाजा भुगतना ही था। वैसे भी 5 साल से सस्पेंड चल रहे थे, जो रिपोर्ट मेरे पास है उसके मुताबिक 5 साल से सस्पेंड चल रहे थे। और फाइनली इतिश्री अतश्री जसवीर सिंह कथा समाप्त हो गई। अब योगी आदित्यनाथ फिर डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आप अगर मेरे खिलाफ होंगे तो आप नहीं होंगे। सर, मुबारकबाद। आज की तारीख में तो इस सब पर मुबारकबाद ही बनती है, और क्या इस दौर में कहा जाए। ये जबरिया रिटायर्ड आईपीएस में जसवीर सिंह साहब के बारे में बात करूंगा। आप आईपीएस रहे, वो भी आईपीएस रहे। ये क्या योगी आदित्यनाथ के पर एनएसए का मामला योगी आदित्यनाथ के दिल में सूल की तरह चुभ रहा था कि निकाल फेंका उनको, 5 साल सस्पेंशन रहा। क्या है ये कहानी, जरा पहले जसवीर सिंह साहब की मैं समझना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं जितना जानता हूं जसवीर सिंह जी के बारे में, जसवीर सिंह साहब और मैं एक ही बैच के हैं, 1992 बैच के हम दोनों हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में तो जैसे जो जो हमारा जो इंटरनल रैंकिंग था उसमें 1 नंबर पे मैं था, 2 नंबर पे वो थे। हमारे जो स्टेट के रैंकिंग था, हम दोनों लगभग, मुझे लगता है जून जुलाई का उनका भी जन्मदिन था। हम लोग की सेवाएं भी लगभग समान थी, लगभग बराबर होनी चाहिए थी। जैसे मेरी अभी 4.5 साल करीब और शेष रहती अगर मैं सेवा में होता तो हमने उनको बहुत ही नजदीकी से देखा। और यह मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस बात पे दो मत नहीं अभी तक मुझे मिला कि जसवीर सिंह की ईमानदारी अक्षुण्ण बिना किसी प्रश्नवाचक के रही। जसवीर सिंह विवादों में लगातार रहे। और मुझे लगता है कि अब तो मैं इस बात लगता नहीं, मैं इस बात से कन्विंस हो चुका हूं कि यहाँ वही व्यक्ति अविवादित रह सकता है जो पूरी तरह चाटुकार हो, चापलूस हो, बेईमान हो।
क्योंकि जहां भी आपने थोड़ी भी मन की कही वहीं विवाद अपने आप प्रारंभ कर देंगे। जसवीर सिंह, अब जैसे मैंने कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में ही जैसे जो वहां तक सामान्य तौर से जो सरकार कहती है वो छपता है। जसवीर सिंह शुरू से विवादों में रहे, वो तो जरूर विवादों में रहे, उनके गुनाह है। यह अभी जो हुआ वह एक अलग पृष्ठभूमि है। जो उनके गुनाह रहे वह बहुत पुराने हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि जैसे कई कहते हैं कि वह पुराना अपराधी है। तो जसवीर सिंह पुराने अपराधी हैं, वह कोई नए अपराधी पैदा नहीं हुए। पहला जो मुझे याद है, पहला अपराध उन्होंने, मुझे लगता है कि 2000 से भी पहले, शायद हमको लगता है कि 2000 या 2001 के आसपास उन्होंने किया था, जब वो प्रतापगढ़ में थे, जिस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, शायद पहले मायावती की थी, और उसके समय उन्होंने, जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संदर्भ में उन्होंने जो कार्रवाइयां की थी, हम सभी उस हद तक परिचित नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको लेके उनके ऊपर न जाने अनगणित केस किए गए। जबलपुर हाई कोर्ट में किया गया, या हाई कोर्ट, ये वो दुनिया भर के वो लगातार उनके मामलों को लेके, क्योंकि जैसे अब आजकल एक जो मनोज वाजपेयी वाली फिल्म आई थी, जिसमें जो इसे फिल्म तो बहुत ही बेकार टाइप की थी, लेकिन गाना उसका बड़ा शानदार है, जो हर आदमी शेर का कलेजा आजकल गाते रहता है, भैया जी। तो शेर का जो रघुराज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई करने, जो रघुराज प्रताप भी अपने आप को शेर का कलेजा मानते थे, तो जो कम से कम बराबर या उससे कुछ ज्यादा शेर का कलेजा वाला हो, वही कर सकता था। तो इस भले आदमी में शेर का कलेजा था, इस भले आदमी में शेर का कलेजा है जसवीर में, और इस शेर के कलेजे ने दूसरे शेर के कलेजे को बुरी तरह अपदस्थ करते हुए जंगल का, उस जगह का एकमात्र शेर स्थापित हुए थे जसवीर सिंह। इन्होंने बहुत ही नाम कमाया था। आपको, हमको सबको स्मरण होगा कि कल्याण सिंह ने कुंडा का गुंडा शब्द का प्रयोग किया था राजा भैया के लिए, कुंडा का गुंडा शब्द, और वो तमाम उसमें बड़ा हाईलाइट हुआ था। जैसे अब जैसे उस समय वो शब्द चलते थे, अब चलता है बटोगे तो कटोगे, तो उस समय कुंडा का गुंडा शब्द क्वाइन किया था कल्याण सिंह ने। उसके उनका उस स्थितियों में, अब तो रघुराज प्रताप सिंह में न वो बात रही न वो हालात रहे। उन स्थितियों में बेती में जाना, उनके तालाब से कहा जाता है नरकंकाल निकालना, ये करना, तमाम चीजें उन्होंने की, और उसका दंश और दंड झेला। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा जो आज की तारीख में जो पिछले 5-6 वर्षों से वो झेल रहे हैं, उसका किसी भी प्रकार से रघुराज प्रताप सिंह जिससे कोई वास्ता नहीं है। कोई इस भ्रम में न रहे कि आमतौर पे जाति और अन्य मामलों में मतलब इन पर आक्षेप लगते रहते हैं आदित्यनाथ जी पे, कुछ ऐसी भावना से उन्होंने चूंकि इनको परेशान किया इसीलिए मैं परेशान करूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उससे बढ़ के भी गुनाह उन्होंने किए, और जो गुनाह उनका सबसे भारी पड़ा वह था जिसका आपने उल्लेख किया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उन्होंने कार्रवाई की संस्तुति की थी जब वो एसपी महाराजगंज थे 2002 में। उस समय मायावती की सरकार थी, और केंद्र में जहां तक मुझे स्मरण है उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। जो मेरी जानकारी है या जो सामान्य चर्चा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, और यहाँ शायद जितना मुझे याद है कि भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार थी, उन्होंने वीटो पावर लगा के जिला मजिस्ट्रेट को कह के जो जसवीर सिंह ने जो संस्तुति किया था पुलिस की ओर से, तो रासुका उन पर एक्चुअली तामिल नहीं हो पाया और उनको बचत रह गई, रासुका उन पर नहीं लगा और उनकी बचत हुई। लेकिन चूंकि उनको इतना भर तो मालूम ही था कि किसी ने मुझ पर रासुका की संस्तुति की है, मैं यह दावे से कह सकता हूं कि यह सब बहाना है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया तो ये किया, इंटरव्यू वगैरह से कोई किसी को अंतर नहीं पड़ रहा। दंश वही था जो आपने जो कहा कि श्री आदित्यनाथ को यह लगा, इतना मैं समझ पा रहा हूं जितना मैंने उनके बारे में जाना समझा और अनुभव किया है,
और अपने अपने अनुभवों से जानता हूँ, जिस प्रकार मैं दूध की मक्खी की तरह निकाला गया, तो मैं समझता हूँ, मैं महाराजगंज में मैं भी रहा, वहाँ वहीं से मेरी भी स्थितियाँ रही और वहीं इनके में मैंने उनका एक दूसरा केस खोला, इन्होंने किया। तो उसी मामले में, उसी रासुका के कारण जैसे वो इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही थी, तमाम लोग तमाम चीज कहते हैं, लेकिन चूंकि वह जसवीर सिंह थे, अतः उसको बहाना मानते हुए तत्काल निलंबित करके 5 साढ़े 5 वर्ष निलंबित रखा और अब सुना जा रहा है कि उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो यह तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस तरह की भावना जो है कि बदला इस तरह से ले, क्योंकि अब आपने वह स्थान पा लिया जिसको जिसको लेके बड़े बड़े राजनेताओं की चाहत होती है। आपका पंथ जैसा भी रहा हो, जो भी विवाद आपसे जुड़े रहे हों, जब भी ऐसे हालात रहे हों, वो अब आपने उसको इतिहास बना दिया अपने हाथ से। आप श्री आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ मुकदमा अपने हाथ से रद्द कर दिया। ये संभवतः अकेले व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मना करते हुए अपना मुकदमा, हत्या का मुकदमा समाप्त कर दिया। तो अब कम से कम उस रंजिश की भावना से ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है और जसवीर सिंह उसके ताजा शिकार दिखते हैं। देखिए, रंजिश तो बड़ा इनके मतलब हमको लगता है कि इनके स्वभाव में है, रंजिश से कार्रवाई करना, रंजिश पाल के रखना, दिल में बिठा के रखना। लेकिन इससे आगे बढ़े, ये रंजिश हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान से तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो रंजिश उससे लग रहा है, अगर नौकरशाही, अगर अमिताभ ठाकुर, अगर जसवीर सिंह, ये सिर्फ इसलिए नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएंगे कि इन्होंने एक दौर में उन पर एक्शन लिया, उन पर मुकदमा कायम किया, उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की। और क्यों नहीं करेंगे? अमिताभ ठाकुर ने गोरक्ष पीठ में थोड़ा शपथ ली थी, या जसबीर सिंह ने संविधान की शपथ लिया था ना आप लोगों ने, तो क्यों नहीं करेंगे? नौकरशाही कहां जा रही है? ये जेबी हो जाएगी क्या? क्या अब मतलब 1947 से 2024 में हम हैं, क्या नौकरशाही पर, यानी नौकरशाही ना कहूं मैं, सीधा कार्यपालिका कहता हूं, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका हजम करने के अपने सबसे अंतिम अवस्था में है, चरम पर है, जब पूरा निगलने के अजगर जैसे निगल जाए कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका के दरबार में कार्यपालिका घुंघरू बांध के मुजरा करे, क्या अब उस दौर में हम खड़े हैं या चल रहा है वो दौर? मुझे तो बहुत हद तक अत्यंत विकराल स्थितियां दिख रही हैं। मैं आपको बताऊं, जब मुझे एक ही बार शायद जब मैं आईजी था पोस्टेड सिविल डिफेंस में, तो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ जी की एक मीटिंग में जाने का अनुभव हुआ था। मैं बैठा था उस मीटिंग में और मैंने उसको अभिलेखीकृत भी किया, पत्र भी भेजा, लेकिन जाहिर सी बात है किसी ने सुना नहीं होगा। उस बैठक में इनके प्रमुख सचिव बैठे थे, एसपी गोयल थे प्रमुख सचिव, एक प्रमुख सचिव वित्त थे कोई, और तमाम और बड़े अधिकारी थे, हमारे प्रमुख सचिव थे और मुख्य सचिव भी थे। उसमें एक अफसर ने जैसे उन्होंने, यह चर्चा हो रही थी कि नागरिक सुरक्षा अन्य जगहों पे, अन्य शहरों में बढ़ाया जाए, तो एक अफसर ने केवल इनकी जो एक शब्द है खैर खाई में, यानी इनको प्रसन्न करने के लिए कहा, साहब फालतू में क्यों बनाया जाए, क्योंकि ये तो उन्हीं शहरों में पड़ेगा जहां उनकी ज्यादा आबादी है। उन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया था। तो और जो है उन्होंने स्पष्ट उनकी आबादी और या स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इनकी आबादी ज्यादा है, जिनको ये पसंद नहीं करते हैं। और मैंने उस समय भी बल्कि मतलब मैंने मूर्खता में ही सही अच्छा लगा, या मुझे तो अच्छा ही लगा, उनको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा होगा ये तो आपत्तिजनक है कि इस तरह की, क्योंकि हमारे कैडर में, हमारे कंडक्ट रूल में जातिगत और धर्मगत इस प्रकार की टिप्पणियां करना स्पष्ट रूप से प्रोहिबिटेड है। बल्कि ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही हमारे कंडक्ट रूल में जो परिवर्तन किए हैं आईएएस आईपीएस के, उसमें विशेष करके जातिगत धर्मगत टिप्पणियां करना, जातिगत धर्मगत बिंदुओं पर किसी भी प्रकार से आलोचना करना, किसी जाति धर्म का, उसको स्पेसिफिक वर्ड्स में डाला है उन्होंने। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने, वो मेरा पत्र भी है, वो रिकॉर्ड पे है, मेरे ख्याल से 21 में शायद जनवरी फरवरी का महीना होगा, इनके सामने कहा और ये प्रसन्न दिख रहे थे।
मुझे लगा कि देखिए क्या स्थितियां आ गई हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मुख्यमंत्री के सामने जातिगत धर्मगत टिप्पणियां मैंने कभी नहीं सुनी थी। भले को राजनीतिक मंच पे करे, प्रशासनिक मंच पे नहीं हुआ करता था, लेकिन वो भी मैंने देखा इस तरह से। तो स्थितियां निश्चित रूप से अत्यंत बदतर हो गई। आप देखते ही हैं जो अभी डीजीपी हैं हमारे प्रशांत कुमार जी, इन्होंने परंपरा शुरू की। एडीजी मेरठ के रूप में ये फूल लेके जो है मतलब वो जा रहे थे कांवड़ यात्रा में। भैया आप कांवड़ की सुरक्षा के लिए है, फूल के लिए? इनके जो भाजपा के नेता हैं, इनको वोट चाहिए मान लीजिए किसी भी जाति धर्म का, तो ये जाए अपना पलक पावने बिछावें। लेकिन जो है एडीजी और आईजी और एसपी और सीओ जो फूल क्यों लेगा? भाई फूल से हमारा क्या वास्ता है? और किसको किसको हम फूल दें और क्यों फूल दें? हिंदुओं को दें, मुसलमानों को दें, सिखों को दें, ईसाइयों को दें, क्यों दें हम? लेकिन जो स्थितियां इन्होंने की एक जाति या धर्म विशेष के लिए, ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप कैंडल लेके भी जाइए चर्च में 25 को, और आप ईद के अवसर पे जो है ये भी ले सेवई भी लेके जाइए। कोई अफसर इस समय सेवई लेके कहीं जाते नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जो है कांवड़ में फूल लेके और हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है अफसर। तो यह तो गिरावट की पराकाष्ठा है। केवल लालच में ये अफसर, जो तमाम इनमें अफसर जो जो मौलिक रूप से सेक्युलर दिमाग के थे, जो सेक्युलर शब्द था जिसको अब इन्होंने बहुत ही तोड़ मरोड़ दिया है और बहुत ही उसका गंदा स्वरूप दे दिया है। यानी एक उदात्त विचार था, उस तरह के विचार वाले जो थे, अब वो सीधे सीधे भगवा अंडरपैंट से लेके भगवा शर्ट तक पहन के ऐसा घूम रहे हैं। और मैं यह बात दावे से जानता हूं कि यदि 27 में बदल गया तो फिर इनमें सब लोग जो है लाल कच्छा धारण कर लेंगे, इन्हें कोई शर्म नहीं बच गई है। अभी जो भगवा में घूम रहे हैं वो अपने आप को जो है दूसरे रंग में रंग लेंगे। इस प्रकार की स्थितियां तो अच्छी नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये 2022 के चुनाव में मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे अफसर हैं जो 5 कालिदास पर सुबह 4 बजे भी हाजिर हो जाते हैं और रात के 12 बजे तक रहते हैं, और रहते थे कई सारे। कुछ तो अब सेवानिवृत्त होकर के दूसरे रास्ते से सेवा में हैं। बहुत बहुत हैवीवेट थे, सबसे ज्यादा ताकतवर थे वो लोग भी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो 2022 के चुनाव के पहले अखिलेश यादव से संपर्क साधने लगे थे। उनके नाम कितने बार फोन किए वो भी लोगों को जानकारी है कि कितने बार फोन किए, क्या क्या कहे। तो पहले से ही माहौल देखा। लेकिन खैर, इस देश में मशीन है, इस देश में आयोग है, क्या हो रहा है, कैसे चुनाव हो रहे हैं, अब तो जनता उस पर भी बहुत सारी सवालिया निशान खड़े कर रही है। लेकिन जसवीर सिंह के बाद ये सिलसिला कहां थमेगा, ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत सारी जनता या पब्लिक सोचेगी कि अरे यार कौन जसवीर सिंह, क्या लेना देना हमको, क्या लेना देना हमको। बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पर ये बहुत जश्न मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा जसवीर सिंह को जबरिया रिटायर करने का। एक है बड़ा, बहुत बड़ी फौज है, वो फौज टूट पड़ेगी कि देखो निपटा दिया योगी जी ने, महाराज जी से पंगा भारी पड़ गया। ये सिलसिला रुकेगा कहां? ये आप मतलब हमें आपको आज ये समझना होगा कि अगर हमारी कार्यपालिका कोलैप्स कर जाएगी तो ये नफरत, सुबह से शाम तक नफरती भाषण देने वालों के हाथ में देश रहेगा तो देश जल उठेगा। कैसे रुकेगा, कहां रुकेगा? अदालत में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ तो आपके दिमाग में होगा। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। एक तो जो आपकी बात इतनी इस मामले में कि अब चूंकि एक सोशल मीडिया एक्सप्रेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे अभी हम लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब को भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं, और मीडिया भी है और सोशल इसका भी है। तो इनके एक इतनी लंबी चौड़ी फौज है जो मतलब जैसे मैं अपने अनुभव से जान सकता हूं, जब मैं अरेस्ट किया गया था और जिस प्रकार से मेरे साथ पुलिस ने स्थापित जो जो रूल्स का उल्लंघन करते हुए अरेस्ट किया, मैं बहुत दिन बाद जब 7-8 महीने बाद बाहर आया तो मैंने कुछ स्क्रॉल किया उस समय, तो मैंने यह पाया, जो आपने बात कही मुझे याद आ गया कि बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा से पंगा लोगे, जैसे मतलब उनके अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ गलत सही हो रहा है। वो बिल्कुल इतनी विद्रूप स्थिति हो गई है कि आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करें, कितना भी गलत करें, वो सही है
और जिसके खिलाफ हुआ उसको कंडेम न किया जाना है। अब सत्य असत्य से इन साथियों को, जो मुझे लगता है पेड स्टाफ ही होंगे, कहीं न कहीं पेड होते होंगे, बुरी तरह पेड होते होंगे, तो उनको किसी भी प्रकार से उनका मान मर्दन करना। फिर चूंकि ये फुल टाइमर है, जैसे हम और आप तो अपने फुर्सत में करेंगे, इनका फुल टाइम है, तो ये जैसे जसवीर सिंह को इस प्रकार से उनको एक प्रकार से उनका चरित्र हनन कर देंगे। और तमाम जब भी इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, मुझे देखिए, कम से कम कांग्रेस जब रूल में थी तो कम, जैसे मुझे याद है, अब आपको भी याद होगा, संजीव वो जो थे हरियाणा करने वाले संजीव, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, खेमका साहब, संजीव खेमका। हाँ, खेमका साहब जो थे, तो उनके समय कम से कम आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ी हुई, उनके साथ खड़ी हुई, भाई मान लीजिए उनको मेन स्ट्रीम मीडिया ने अवसर दिया अपनी बात कहने का। उनका जो हीरोइज्म था, उनकी जो ललकार थी, वो लोगों तक पहुंचा। और यह नहीं हुआ कि उनको एकदम ब्लैक पेंट कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए नेक्स्ट। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की जो मैं समझता हूं कि सत्य और असत्य की जो भी स्थितियां रहती हैं, उनको इस तरह से नींव पोत दिया है इन्होंने, बिल्कुल जो है कर दिया है, उसको कंफ्यूज कर दिया है, जो कि अब कौन सही कर रहा है उसकी जगह। अब देखिए, इनके जितने अफसर, अब जो भी अफसर गलत करेगा, जैसे मुझे याद है अफजाल अंसारी से कुछ दिन पहले एक डीएम गाजीपुर ने बिना मतलब का, अफजाल अंसारी अपने भाई की अंत्येष्टि में 10, 20, 50 लोग को ले जाके मिट्टी देना चाहते थे। उस समय प्रश्न यह नहीं था कि मुख्तार अंसारी डॉन थे कि नहीं थे, प्रश्न यह था कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था, वो व्यक्ति मुसलमान था, उसके लोग उसको चाहते थे कि हम मिट्टी दें, इतनी सी बात थी। अब वहां की डीएम यह जानते हुए कि चूंकि अफजाल है और ये मुख्तार का शव है, अगर वो जानती कि ये भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख का भी होता तो उसका रुख बिल्कुल अलग होता। ये जानते हुए उन्होंने अनावश्यक रूप से उनसे बदसलूकी की, बदतमीजी की। और सारे फिर जो है इनकी जो यूनिट थी, इकाई थी, वो शेर का कलेजा वाली, जो आजकल कौन सा एक आता है दबंग डीएम, तो फला डीएम, और जो है शुरू हो सिंघम डीएम, तो जो जितने ये जो है, मैं समझता हूं कि जो सरकार की ओर से ये गुनाह कर देते हैं, सबको सिंघम बना देते हैं। जैसे सिंघम एक प्रचलित शब्द हो गया है, जो भी गुनाह करे सरकार के पक्ष में सब सिंघम है। यह भी एक बहुत ही मतलब ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति को वास्तव में भ्रमित कर रही हैं। और इसमें आप जैसे जो मीडिया है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे जसवीर है उदाहरण के लिए, मैं आज उनके प्रति वह उत्साह नहीं देख रहा हूं जो होना चाहिए। जो संघर्ष उन्होंने जीवन में किया, जितना कुछ झेला उन्होंने जसवीर ने, जब राजा भैया से मुकाबला सरल नहीं था, उनकी तूती बोलती थी, और वो सरकार की ओर से उन पर कार्रवाई करना, उस हद तक आगे बढ़ना, और जो मैंने कहा शेर का कलेजा रखना, और उसके बाद कई वर्षों तक झेलना। लेकिन अब जो अब आप न तो मेन स्ट्रीम मीडिया उन बातों को रखना चाह रही है, और सोशल मीडिया में जो इनकी इकाई है वो उनको ट्रोल करने पे, उनको बदनाम करने पे लग चुकी है, और लग चुकेगी, और लग चुकी है। और मैं देख रहा हूँ कि टिप्पणियां आनी शुरू भी हो गई है, जो और भी दुखद है। नहीं, ये टिप्पणियां आएंगी, और आपने जो बात कही मैं उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन और कर दूं। हमने पत्रकारिता अलग अलग सरकारों में की है, अलग अलग सरकारों में की है। जो स्थिति आज है वो कभी नहीं थी, ये कहने में एक पैसे का हमको संकोच नहीं है। 2014 से पहले जब यूपीए 2 की सरकार का पतन हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मानता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की थी। दिन रात एंटी करप्शन मूवमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था, और यूपीए 2 सरकार में थी। सरकार में होते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया एंटी करप्शन, पूरा एंटी करप्शन एक वही चल रहा था, कैंपेन चल रहा था। आज की तारीख में वही मेन स्ट्रीम मीडिया चौखट पर लाइन लगाए खड़ी है कि बस एक बार एक झलक दे दो साहब, एक झलक बस। और स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मेरे सामने एक ताजा खबर है, ये भी पिछले 2 दिन के भीतर की खबर है। मैं अमिताभ सर आपको ये भी खबर से अवेयर कर दूं, रतलाम में गणेश चतुर्थी पर जो रूट तय हुआ था, वहां पर जो निकाल रहे थे गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाल रहे थे, वो लोग उस रूट को नहीं माने, उस रूट से नहीं गए।
उन्होंने जबरन मस्जिद के सामने से अपना जो जुलूस था उस जुलूस को मस्जिद के सामने ले गए, मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारेबाजी की, उसके बाद वहां पर पथराव और हिंसा हो गई। पथराव और हिंसा हुई तो जो एसपी रतलाम के एसपी साहब थे, उस एसपी को सलूट करता हूं मैं। रतलाम के एसपी थे, उन्होंने सीसीटीवी से जांच की और ये जांच में पाया कि उस प्रकरण में कोई मुस्लिम व्यक्ति पथराव में शामिल था ही नहीं, कोई मुस्लिम नहीं था। तो इसलिए उन्होंने एसपी साहब ने किसी मुस्लिम पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो दोषी थे, जो छिपे हुए थे रंगे सियार, उन रंगे सियारों पर एक्शन किया, उन पर पानी डाला कि उनको दिखा दे कि यही सियार है। उस एसपी को मोहन यादव की सरकार ने रातों रात हटा दिया, रात में तबादला कर दिया, रात में तबादला कर दिया, क्योंकि उस कप्तान ने वहां पर नाजायज कार्रवाई नहीं की, जो जायज था वो किया। ये स्थिति मुझे फिर यूपी याद आ गया, प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी, उन्होंने बरेली में एक स्थिति भयावह होती उससे पहले उन्होंने रोका, अपने फर्ज को निभाया। प्रभाकर चौधरी के साथ क्या हुआ था, घंटे कुछ बीते थे, प्रभाकर चौधरी बेदखल कर दिए गए। यानी ये पूरा का पूरा ये समझ लीजिए आप कि ये दंगाइयों का एक मॉडस ऑपरेंडी है, ये समझना होगा देश को। ये दंगे का एक, अब दंगे का एक सिस्टम तंत्र बन गया, दंगे का तंत्र बन रहा है। अगर ये है बातें सामने, प्रभाकर चौधरी की बात सामने है, एसपी रतलाम की बात सामने है, तो ये दंगों का, अराजकता का, हिंसा का एक सिस्टम बनाया जा रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये सिस्टम बहुत डरावना है। इस सिस्टम से इतर जो भी दिखेगा, वो चाहे अमिताभ ठाकुर होंगे, चाहे जसवीर सिंह होंगे, वो इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते हैं। उन्हें इस सिस्टम से निकाल के फेंक दिया जाएगा। मुझे जिस बात की चर्चा की, वो गिरफ्तारी का दिन याद है, जब टांग करके जीप में डाला गया था। मुझे वो तस्वीर याद है आज भी, जब आपको टांग करके जीप में डाला गया था। मैं तो विजुअल्स मेरे दिमाग में। और उसके बाद कैसे जश्न सोशल मीडिया में हुआ था, लोगों ने, मैं उस वक्त बात किया, आपको तो तुरंत लेके गए, तो उस वक्त मैंने मैडम से बात किया कि क्या कर सकते हैं, कुछ करें, हम बात करना चाहते हैं। काफी पहले की बात हो गई है, तो वो विजुअल मेरे जेहन में है। उसके बाद क्या जश्न हुआ, अरे अमिताभ ठाकुर को लगा दिया, लाइन पे ले आए, पटरी पे, जो ज्यादा उड़ेगा उसको ये होगा वो होगा, अमिताभ ठाकुर मतलब। अच्छा, ये वो दौर है जब बेटी जिसकी इज्जत पर कोई हाथ डाल दे, अगर वो भी उस नफरती सोच के साथ नहीं है, तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, उस बेटी का कैरेक्टर। ये दौर बड़ा खतरनाक है, और हम जब बोलते हैं तो बड़े खतरा मोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तब भी अगर सुन ले तो सब खतरा साल तक है। मैं कई बार, मैं तो दर्शकों से भी कहता हूं सर, कि आपको हम ये निवेदन नहीं, जैसे बाकी तमाम लोग हैं, मैं किसी को आलोचना नहीं करता, लेकिन लोगों को कहते हैं कि व्यूअर्स पर कभी सवाल नहीं उठाओ, वही तो हमारी रोजी रोटी है। मैं सवाल खड़ा करता हूं, आप खुश हो नाराज हो, अगर देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को मैं नहीं मानता हूं, उसका जिम्मेदार हम और आप, क्योंकि वो भी मानव तन ही लिए हैं और आप भी मानव तन लिए हैं, वो भी मानव मन लिए हैं, आप भी मानव मन लिए हैं, हम भी मानव मन लिए हैं, भले वो अपने आप को अविनाशी बताते हैं। अगर हमारे आप में इतना विवेक नहीं है कि हम अपने और आप, अपने और अपने मुल्क के, अपने देश के भविष्य के लिए बेहतर आदमी चुन पाए, तो उनका क्या दोष? दोष हमारा है। ऐसे ही अमिताभ जी, ऐसे ही जसवीर जी, ये लोग आएंगे, चले जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। हम लोग जैसे लोग जो सवाल उठाएंगे, उनको हो सकता है उठा कल कहीं और डाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात बस 30 सेकंड में, इस मामले में क्या कोर्ट जाना चाहिए जसवीर सिंह को? कुछ अदालतों पर कुछ है गुंजाइश, भरोसा थोड़ा बहुत? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने अनुभवों से ये कह सकता हूं कि अब जो जो जिसको कहिए कि कंट्रोलिंग एजेंसी जो रही, एक कमीशन यानी आयोग हुए और अदालतें हुई, तो कमीशंस तो निश्चित रूप से पूरी तरह डिफंक्ट हो गए हैं। यानी कि मैंने, मेरी पत्नी ने, उदाहरण के लिए जो आपने मेरी गिरफ्तारी वाली बात कहा,
जब मेरी पत्नी ने मेरे जेल में जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी, तो चूंकि वो आदित्यनाथ जी से जुड़ा था, उन्होंने उस पर संज्ञान ही नहीं लिया और उसको बिल्कुल जो है उसको रिफ्यूज कर दिया कि इसमें एफआईआर दर्ज है, इसीलिए कुछ मैं सुनूंगा नहीं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसको जो है फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में भिजवाया। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे सवालिया निशान उठा दिए कि तुम अपना दायित्व नहीं निभा रहे हो, यानी जिस आयोग का दायित्व था, जिस पर ये था, वो बिल्कुल डिफंक्ट थे। आपको सूचना आयोग में कोई सूचना नहीं मिली थी वो, और वहां तो पैसे भी चलते हैं, लोग बताते हैं। अब तो जो है उनकी ओर से पैसा आ जाता है, सूचना नहीं दिलाते हैं। ऐसे तमाम आयोग बिल्कुल डिफंक्ट हो गए हैं। जहां तक अदालतों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर स्वयं उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कई बार टिप्पणी कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों की स्थितियों को लेके। निश्चित रूप से उनपे जो सरकारें हैं, उनका विशेष प्रभाव, खास करके जहां केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, वहां स्थितियां ज्यादा विकराल। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन पर भी उनका प्रभाव दिख रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक जज ने शायद बरेली में कि कहा, उन्होंने दुनिया भर की बातें लिखी थी, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने जिस पर टिप्पणी की कि भाई तुमको अपना काम से काम रखना चाहिए था, कि तुमको योगी आदित्यनाथ जी के महिमा मंडन से क्या मतलब है तुमको। तो जो जज अगर आदित्यनाथ जी का महिमा मंडन करने लगेगा, उससे न्याय की क्या। जैसे मैं हूँ, मेरे एक मुकदमे में, मेरा एक मुकदमा लखनऊ में पेंडिंग है, अमिताभ ठाकुर बनाम योगी आदित्यनाथ। मेरे लिए वो प्रतिवादी मात्र है, वो दुनिया में चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे लिए प्रतिवादी है। उन्होंने मेरे साथ, मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है कि मेरे साथ आपराधिक दुष्कृत्य किया। मेरे वो प्रतिवादी है, मेरे वो अभियुक्त है, तो मेरे लिए वो समान है। भाई वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अदालतों का रोल ही यही है कि मुझे उनको एक बराबर तराजू पर। यदि वो मानिए अभी मैंने ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा किया, हमने योगी आदित्यनाथ को प्रतिवादी बनाया। ट्रिब्यूनल जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनका नाम निकाल दिया और नहीं रखा उसको, कहा कि नहीं आप इनका नाम नहीं रख सकते हैं, मैं उस मुकदमे को कहां तक लड़ूं। तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, प्रभामंडल है, वह निश्चित रूप से निराशा देता है। लेकिन अब समस्या हम लोग के साथ ये है कि अंदर से इतनी ज्यादा आशा भरी हुई है, इतना ज्यादा लड़ने का उत्साह भरा हुआ है कि तमाम निराशाएं समाप्त हो जाती है। फिर सुबह उठते हैं, फिर झाड़ के कल कितना मार खाए, कितना जुतियाए गए, कितना लतियाए गए, सब भूल जाता हूँ। और यही समस्या परेशान किए रहती है कि फिर जो है ससुरी अगले दिन से फिर उसी जोश में आदमी चल देता है। लेकिन स्थितियां तो विकराल। जो बहुत सारे हमारे साथी वो भाग जाते हैं कि साहब आप तो कहे थे लड़ने को, यहाँ हम एक दिन नहीं टिक पा रहे हैं। तो जो बिल्कुल जो है लतियाने जुतियाने को तैयार नहीं है, वो लंबा नहीं लड़ पा रहा है, वो हार जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस जज साहब की आपने चर्चा की, क्या कहें, यही तो कुदरत है। जिस बरेली में आईपीएस प्रभाकर थे, उसी बरेली में जज दिवाकर थे। तो ये जो है, ये जो योगी चालीसा कोर्ट में ही पढ़ दिए थे। खैर, देखते हैं कब तक चलता है। हमेशा हम कहते हैं इस बात को यकीन रखिएगा, कई बार मैं बोलता हूं कि सर्वनाश पे ऐसी चीजें रुकती हैं, लेकिन इतना यकीन रखिएगा कि दमन का दुष्चक्र ये चिरंजीवी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और दमन का दुष्चक्र चलाने वाले लोग, आप जिनको कहा अभी अमिताभ सर ने कि लोगों का हौसला टूट जाता है, यह भी मैं दावे के साथ करता हूं, अपने जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा लिखा उस अनुभव पे कहता हूं कि दमन का दुष्चक्र चलाने वाले बहुत कमजोर और बुजदिल लोग होते हैं, बहुत बुजदिल और कमजोर होते हैं। कोई लगता होगा ना कि नहीं बहुत वो आयरन मैन है, बहुत हिम्मती है ना, कभी उनकी कुर्सी, ताकत और कपड़े सामान्य हो जाए तो देखिए वो रोते रोते कहां तक जाते हैं। और देखा भी इस देश के लोगों ने 700 किलोमीटर दूर तक रोते हुए देखा है। तो ये दमन का दुष्चक्र चलाने वाले बहुत कमजोर, बहुत बुजदिल होते हैं, बहुत छोटे कलेजे के होते हैं। इसलिए ये यकीन रखिए कि आप उस दमन का दुष्चक्र चलाने वाला जो भी है, उससे ज्यादा साहसी हैं आप, आपकी हिम्मत ज्यादा बड़ी है, बस आपको समझने की जरूरत है। खैर, ये आप समझे ना समझे, अमिताभ जी, जसबीर जी जैसे लोग समझे हुए हैं, अब मैदान में डटे हुए हैं। हम हमेशा साथ हैं, जब तक लब आजाद है तब तक साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद सर, धन्यवाद।